अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बेटे, अपने लास्ट लेक्चर में हमने फिनोटाइप और जीनोटाइप जो है वो अच्छी तरह से मैंने आपको समझाई थी, और उसमें हमने जो एग्जांपल पढ़ी थी वो एल्बिनिज़म की पढ़ी थी। एल्बिनिज़म बेटे एक कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी जो है वो सही तरह से अपना कलर जो है, बॉडी का पिगमेंट जो है वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, एल्बिनिज़म कहते हैं। अगर आप ये है बेटे एल्बिनिज़म या एल्बिनो कंडीशन ये होती है। अगर आप देखो तो बेटे इस बच्चे के एक हेयर्स में भी कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है, इसकी स्किन में भी कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है, इवन इसकी आईलैशेस जो हैं वो भी कलर्ड नहीं होंगी, इसकी जो आईब्रो हैं वो भी पिगमेंटेड नहीं है, यानी कि पूरी बॉडी में इसके कहीं भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है। ये है कंडीशन। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, एल्बिनो कहते हैं। बालों का कलर, इसकी आईलैशेस, इसकी आईब्रोज, इसका स्किन कलर, ठीक है। तो दिस कंडीशन इज़ नॉन एज एल्बिनो कंडीशन। हमने जो टॉपिक आज स्टार्ट करना है बेटे, हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करने लगे हैं, डैट इज़ मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है हम आज स्टार्ट करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर समझोगे तो बहुत ईजी भी है, और इसमें से क्वेश्चन जो है वो भी बहुत ज़्यादा आते हैं। चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा आते हैं। ग्रीगर मेंडल वॉज अ मॉन्क इन ऑस्ट्रिया, ठीक है। He developed the fundamental principle of genetics. Mendel proposed that there are special factors in organisms which control the expression of trait and their transmission to next generation. The factors were eventually termed genes. Mendel selected pea plant Pisum sativum to carry out a large number of experiments. In his writing, he gave reason for this selection. He argued that an organism for genetic experiment should have the following feature. There should be a number of different traits that can be studied. The organisms should have contrasting traits, that is the trait of height. There should be only two very different phenotypes, that is tallness and dwarfness. The organism, if it is a plant, should be self-fertilizing, but cross-fertilization should also be possible. The organism should have a short but fast life cycle. All these features are present in pea plant. Normally, the flowering of pea plant allows self-pollination. Cross-pollination can also be done by transferring the pollen grain from the flower of one plant to the flower of another plant. Each trait studied in pea plant had two distinct forms. Mendel succeeded in his work not only because he selected the right organism for experiment, but also because he analyzed the result by using the principle of statistics ratios. हमने जो टॉपिक आज स्टार्ट करना है, डैट इज़ मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। बेटे हमने स्टार्ट करना है। मेंडल जो है ये ऑस्ट्रिया में एक मॉन्क था, एक प्राइज था, ठीक है। इसने बेटे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम जो है वो सारा का सारा इनहेरिटेंस पे मेंडल ही ने किया है, और आज तक हम मेंडल ही की वर्किंग जो है वो स्टडी करते आ रहे हैं, ठीक है। इसने अपना सारा काम इसका जो है वो किसके ऊपर है बेटे, इनहेरिटेंस के ऊपर या जेनेटिक्स के ऊपर इसने जो है काम किया है। मेंडल ने स्पेशल फैक्टर्स बताए थे ऑर्गेनिज्म के, और जो कि एक कंट्रोल कर रहे थे कुछ ना कुछ एक्सप्रेशंस। इनको उसने क्या नाम दे दिया था, ट्रेट का नाम दिया था। क्या ट्रेट का, उसने क्या कहा था, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन ये ट्रेड्स जो हैं ये क्या होते हैं, ये नस्ल दर नस्ल जो हैं ये ट्रांसफ़र होते हैं। और ये फैक्टर्स जो हैं, ये जो ट्रेड्स हैं, ये जो फैक्टर्स हैं, उनको उसने क्या नाम दे दिया था, बाद में उसका नाम जीन्स बना था, ठीक है। अभी हम जो जीन्स पढ़ के आए हैं, स्पेसिफिक सीक्वेंस है जो डीएनए के अंदर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, उसको हम लोग जीन्स कहते हैं। तो मेंडल ने भी इन ट्रेड को जीन्स का नाम ही दे दिया था। मेंडल ने बेटे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए थे, और इसने एक्सपेरिमेंट के तौर पे जो है पी प्लांट को एज एक्सपेरिमेंटल प्लांट जो है वो चूज़ किया था। पी प्लांट कॉमन नेम है जिसके ऊपर मटर लगते हैं, आपने ये तो पता ही होगा ना आप लोगों को, पी को मटर को कहते हैं। लेकिन इसका जो साइंटिफिक नेम है या बोटानिकल नेम है वो क्या है, पाइसम सैटिवम, ये लिखा हुआ है। आपको हमने शुरू के चैप्टर्स में 9th क्लास में हमने पढ़ा था हाउ टू राइट नेम्स। पी कैपिटल लिखना है, एस यहाँ पे स्मॉल लिखना है। तो इसका नाम क्या है, पाइसम सैटिवम है। पाइसम सैटिवम उसने अपना एक्सपेरिमेंटल प्लांट लिया था, और उसने ये वजह भी बताई थी कि उसने पाइसम सैटिवम को क्यों एज एक्सपेरिमेंटल प्लांट जो है वो लिया था। और उसने ये भी बताया था कि बहुत सारे रीज़न दिए थे सिलेक्शन के, कि उस जो जब भी आपको एक्सपेरिमेंट करें तो आप कैसे ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं किस तरह के सिलेक्ट करने चाहिए। उसने कुछ फीचर्स हमें बता दिए थे। पहला फीचर उसने बताया था कि आप जो भी मतलब ऑर्गेनिज्म
कोई भी ले रहे हैं, प्लांट ले रहे हैं या एनिमल ले रहे हैं, जैसे कि उसने पाइसम सैटिवम लिया था, तो ऐसा होना चाहिए कि उसमें डिफरेंट ट्रेट एक ही टाइम में स्टडी कर सकें, ठीक है। दूसरा क्या था कि कंट्रास्टिंग ट्रेट भी हो, यानी कि अगर हाइट है तो दो तरह की आपके पास हों, एक टॉलनेस के प्लांट्स भी हों और डॉर्फनेस का मतलब होता है जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती, छोटी हाइट होती है, उसको हम डॉफ कहते हैं, ठीक है। डॉफनेस एंड टॉलनेस, ठीक है। टॉलनेस लंबी होगी और दूसरा उसके ऑपोजिट आ गई। दूसरा क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म या जो प्लांट आप लेते हैं वो सेल, उसके अंदर दो तरह की फर्टिलाइजेशन, दो तरह की पॉलिनेशन होती हो, वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होती हो उसके अंदर और क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी उसके अंदर होती हो। और तीसरा क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो आपका प्लांट है, उसका लाइफ साइकिल जो है वो फास्ट हो और शॉर्ट हो, ठीक है। ये मेन फीचर्स थे उसने जो ऑर्गेनिज्म लिया था, उसके जेनेटिक एक्सपेरिमेंट जो था, उसके प्लांट के पी प्लांट के जेनेटिक जो मेन फीचर्स थे ना, वो उसने लिए थे। कौन कौन से कि उसमें नंबर ऑफ ट्रेड्स जो हैं प्रेजेंट थे। फिर उसमें क्या था कि कंट्रास्टिंग ट्रेड्स प्रेजेंट होने चाहिए थे। फिर क्या था, उसमें सेल्फ और क्रॉस फर्टिलाइजेशन दोनों होनी चाहिए थी। और चौथा क्या था, लाइफ साइकिल शॉर्ट और फास्ट होना चाहिए था। और ये तमाम के तमाम फीचर जो हैं बेटे ये पी प्लांट में प्रेजेंट थे, इसीलिए उसने पी प्लांट को एज एक्सपेरिमेंटल प्लांट जो है वो यूज़ किया। पी प्लांट जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन ज़्यादातर पी प्लांट में होती है, लेकिन अगर क्रॉस पॉलिनेशन भी करवाई जाए तो भी जो है वो हो जाती है, ठीक है। तो मेंडल ने दो तरह के ट्रेड्स, हर तरह के, अगर जब उसने हाइट देखी तो भी ट्रेड दो लिए। ये मैं आगे आपको क्लियरली बताती हूँ कैसे इसने ट्रेड्स लिए हैं। और इसने डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट्स किए और एक्सपेरिमेंट्स को जब इसने पेपर फॉर्म में लेके आया तो उसने उसमें स्टैट्स यूज़ किया। पूरी की पूरी जो है आपके पास जितने भी आगे हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे, सारे के सारे एक्सपेरिमेंट जो हैं वो मैथमेटिकल फॉर्म में, स्टैटिस्टिकल फॉर्म में हमारे पास सारे जो हैं वो प्रेजेंट हैं। उनको मैं डिटेल से आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा एक टॉपिक आपको दिया हुआ है, हम लोग ट्रेड्स बस पढ़ लेते हैं, बाकी चीज़ें इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में कमिंग आपको जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको कवर करवाऊँगी। मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बेटे हम करेंगे। मेंडल स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ सीड शेप फर्स्ट। फॉर दिस पर्पस ही क्रॉस्ड two plant having one contrasting trait, seed shape. A cross in which only one trait is studied is called monohybrid cross. Mendel crossed a two breeding round plant with the two breeding wrinkle seeds, ठीक है। All resulting seed of first generation were round. Mendel declared the trait round seed as dominant while wrinkle seed as recessive. The following year, Mendel planted these seeds and allowed new plant to self-fertilize. As a result, he got 7324 seeds, 5474 round and 1850 wrinkle. Ratio 3:1, 3 round, 1 wrinkle. The parental generation is denoted as P1 generation. The offspring of P1 generation are F1 generation. The cross of F1 generation produce F2 generation. ठीक है, इस ही को हम आगे अभी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब जो हम लोगों ने स्टार्ट किया टॉपिक बेटे, ये क्या टॉपिक है, ये है मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हम लोग जो है पढ़ने लगे हैं, ठीक है। इसको भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप थोड़ी थोड़ी फॉर्म में जो है पढ़ाऊँगी ताकि आपको जो है ये ईजी लगे और प्रॉब्लम आपको ना हो। अगर आप समझ जाओ ना, ये बहुत इजी है। मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने बेटे बहुत सारे क्रॉसेस किए हैं। क्या किए हैं, बहुत सारे क्रॉसेस किए हैं। पहला क्रॉस जो इसने लिया है, जो पहला ट्रेट अब ये पढ़ने लगा है, स्टडी करने लगा है, वो इसने क्या लिया है, सीड की शेप ली है। क्या ली है, सीड की शेप ली है, ठीक है। और ऐसा क्रॉस जिसमें आप एक टाइम में एक ही ट्रेट लेते हैं ना, एक ही ट्रेट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उस तरह के क्रॉस को हम लोग कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या मतलब है, जब आप एक्सपेरिमेंट में एक ही ट्रेट को एक वक्त में लेते हो तो उसको अपन क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो इसने क्या किया बेटे, इसने सीड की शेप को पहले लिया, ठीक है। क्या लिया, सीड की शेप को। ये देखो, गौर से देखो इस डायग्राम को, ये ट्रेट, हम इस ट्रेट के बारे में पहली बात कर रहे हैं, ठीक है। सीड शेप, जो पी प्लांट है उसमें जो सीड बनते हैं, जो मटरों के अंदर, मटर की पूरी फली है उसके अंदर दाना बनता है ना, वो दो शेप्स होती हैं। या तो वो राउंड होगा, सर्कल की फॉर्म होगा, या होगा रिंकल्ड, उसके ऊपर झुर्रियाँ पड़ी होंगी, इस तरह की शेप उसकी होगी,
ठीक है। तो ये जो राउंड होता है ना, ये डोमिनेंट ट्रेट है, और जो रिंकल है ये रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब करना किया क्या है मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने एक टाइम में एक ही जो है ट्रेट लिया, कौन सा, सीड शेप, समझ आ रही है, सीड शेप ली। उसने क्या किया, उसने जो है बेटे सारे के सारे राउंड प्लांट्स, क्या राउंड प्लांट्स, इधर गौर करो, ये राउंड सीड है, और ये कौन से हैं, ये आपके पास रिंकल सीड्स आ गए। इनको क्या किया, आपस में क्रॉस किया, क्या किया, क्रॉस किया। ये जो क्रॉस किया, इसने इस जनरेशन को क्या नाम दे दिया, F1 जनरेशन। ये कौन सी जनरेशन नाम दी उसने, F1 जनरेशन। समझ जाओगे तो बहुत इजी है। इसको क्या नाम दिया उसने, F1 जनरेशन का। ठीक है, जब उसने इनको क्रॉस किया तो आपके पास जो प्लांट्स आए वो सारे के सारे क्या आए, राउंड आए, क्या आए, राउंड आए। क्लियर हो गया। अब उसने अगली जनरेशन की, अगली जनरेशन में कुछ साल यानी कि सीड्स आ गए, सारे सीड्स आपके पास क्या आ गए, राउंड आ गए। अब उसने एक साल के बाद इन राउंड सीड्स को दोबारा क्रॉस किया, राउंड सीड्स को दोबारा क्रॉस किया, और इस जनरेशन को क्या नाम दे दिया उसने, F2 जनरेशन कह दिया। ठीक है, F2 जनरेशन को जब उसने क्रॉस किया तो उसके पास 3 सीड जो हैं वो क्या आ गए, राउंड आ गए, और बाकी एक सीड उसके पास क्या आ गया, रिंकल आ गया। यानी कि 75% राउंड आए और 25% क्या हो गए, रिंकल हो गए। और ये जो जनरेशन थी ये कौन सी होगी, F2 जनरेशन होगी। क्लियर है। और इसने साथ ही आपको ये भी बता दिया कि जो है नंबर कितने हैं, उसने जो हैं टोटल 7324 सीड जो हैं वो लगाए। जब वो लगाए तो उसमें से जो प्रोड्यूस हुए, जो दोबारा फर्टिलाइजेशन हुई और नए सीड्स बने, तो उसमें 75474 राउंड थे, 1850 उसमें क्या थे, रिंकल्स जो थे सीड थे। यानी कि रेशो कितनी आई, 3:1, यानी कि 3 जो थे वो राउंड थे और 1 जो था वो रिंकल था। क्लियर हो गया। ये तो सिंपल आपको मैंने शेप बना के क्रॉस लिख कराया। ये चीज़ क्या है बेटे, ये सारी की सारी फिजिकल अपीयरेंस है, यानी कि फिनोटाइप है। हम अभी पढ़ के आए हैं ना फिनोटाइप, ये फिनोटाइप है जो आपको नेकेड आई से नज़र आ रही है। ये सारे गोल नज़र आ रहे हैं, रिंकल नज़र आ रहे हैं, फिर क्रॉस किया तो सारे के सारे राउंड आ गए। फिर राउंड को आपस में जब F2 जनरेशन में इनको क्रॉस किया तो आपके पास 75% राउंड आ गए और 25% रिंकल आ गए। ये वो अपीयरेंस है जो कि आपको नज़र आ रही है। दिस इज फिजिकल अपीयरेंस, फिनोटाइप कहते हैं इसको। एक अपीयरेंस वो होती है जिसको हम लोग जीनोटाइप कहते हैं, जो कि आपको नज़र नहीं आ रही होती, वो होता है जेनेटिक मेकअप। यही को अगर यही क्रॉस जो मैंने ऊपर शो किया, अगर मैं इनको जेनेटिकली क्रॉस करूंगी बेटे बताऊंगी तो कैसे करूंगी, मैं क्या करूंगी, यहाँ पे लिखूंगी RR और यहाँ पे क्या लिखूंगी, स्मॉल r स्मॉल r। कैपिटल R जो है ये जीन्स है ना, पेयर एंड जीन्स के, ठीक है, ये सेम जीन्स है, ये क्या है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ठीक है। ये जो कैपिटल R है, ये सारी की सारी बेटे राउंड सीड्स हैं। क्या है, ये राउंड सीड्स है, आपने याद रखना है। जो स्मॉल r हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये रिसेसिव हैं। क्या है, रिसेसिव है, सॉरी रिसेसिव हो गए। और ये सारे के सारे आपके पास रिंकल सीड्स हैं, ये राउंड है, ये रिंकल है। अब हमने इनका क्रॉस करना है। जब आप इनको क्रॉस करोगे तो आपके पास एक नई तरह के सीड बनेंगे और सारे के सारे सीड आपके क्या बन जाएंगे, कैपिटल R स्मॉल r। ये सारे सीड क्या होंगे, आपको राउंड नज़र आएंगे। क्या आएंगे, राउंड नज़र आएंगे। लेकिन जब आप इनकी देखोगे तो इसमें दोनों की एक एक आपके पास जीन्स आ जाएगी, एक कैपिटल R की और एक स्मॉल r की। ये कौन सी जनरेशन होगी, ये होगी आपकी F1 जनरेशन। क्लियर हो गया। अब उसने नेक्स्ट क्या किया, उसने इस RR को RR ही के साथ क्रॉस किया। यही किया था ना जो फर्स्ट जनरेशन में सीड आए थे, उन्हीं को दोबारा उसने, ये देखें, और ये आपकी कौन सी जनरेशन थी, F2। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे दो तरह के अलग अलग कर लो, एक R है, एक R है, यहाँ पे भी R है। मैं क्या करूँगी, यहाँ पे छोटी सी कम्बिनेशंस बनाऊंगी जैसे मैंने पहले बनाई थी। बहुत आसान है, आपने ये R इधर लिखना है, ये वाला R इधर लिखना है, इस R को इधर और इस R को इधर। अब आपने करना क्या है, R को R से मल्टीप्लाई करें, कैपिटल R है, R को R से करो, कैपिटल R स्मॉल r आ रहा है।
इसी तरह कैपिटल आर, स्मॉल आर, और आर को आर से करेंगे तो आर आर आएगा। ये हमारे पास पॉसिबल कम्बिनेशंस आ गई कि आपके पास इतनी टाइप्स के सीड बन गए। अब आप इनको अगर लिखो, एक आपके पास सीड बना कैपिटल आर जिसका मेकअप है जेनेटिक मेकअप, एक आपके पास दो ऐसे बन गए, ये दो बन गए ना, और एक आपके पास बन गया आर आर, ठीक है। अब अगर आप देखो तो बेटे ये जो है ये भी राउंड सीड्स होंगे, ये भी राउंड सीड्स होंगे, और ये क्या हो जाएंगे, ये रिसेसिव सीड हो जाएंगे, यानी कि ये सारे के सारे आपके पास क्या आ जाएंगे, रिंकल सीड्स आ जाएंगे। और इनकी रेशो क्या होगी, 75% जो है वो राउंड आ जाएंगे, और जो है 25% जो है वो आपके पास क्या आ जाएंगे, रिंकल आ जाएंगे। क्लियर है, मैंने क्या बता दिया, 75% हमारे पास राउंड आ गए, ये भी राउंड है, ये भी राउंड है, ये भी राउंड है, और ये क्या है, रिंकल्स एंड 25% रिंकल आ गए, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा हमने लॉ पढ़ लिया, ये क्या है, दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या हो गया, दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की जो स्टेटमेंट है बेटे वो आपकी बुक में लिखी हुई है, वो आपने वहीं से एज इट इज़ जो है वो याद करनी है, ठीक है। और इससे क्या पता चला कि जो राउंडनेस है ना, जो राउंडनेस का ट्रेट है वो क्या चीज़ है, वो डोमिनेंट है, और ये वाला ट्रेट जो है ये क्या है, ये रिसेसिव है। ये रिसेसिव है इसलिए ये अपने आप को शो नहीं कर सका, और जो डोमिनेंट ट्रेट था उसने अपनी फिजिकल अपीयरेंस जो है वो शो ज़्यादा की, और आपके पास 75% जो ऐसे प्लांट आए जिनके सीड जो थे सारे के सारे राउंड थे, ठीक है। इन द एंड आपके पास यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। ये स्टेटमेंट किसकी है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की स्टेटमेंट है। ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, जब भी गैमीट्स बेटे बनते हैं, द जीन्स ऑफ ईच पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर एंड ईच गैमीट रिसीव ओनली जीन फ्रॉम द पेयर। व्हेन द गैमीट ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट यूनाइट, द रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग अगेंस्ट गेट द जीन्स इन पेयर। दिस कंक्लूजन वर कॉल्ड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब भी बेटे गैमीट बनते हैं तो जीन्स जो हैं वो आपस में क्या करती हैं, सेग्रीगेट करती हैं। क्या करती हैं, सेग्रीगेट करती हैं, और आपके पास जो गैमीट अब आता है उसमें दोनों की, एक यहाँ से ले लिया, एक यहाँ से लिया, ये देखो हर पेयर में से एक एक जीन्स आ जाती है, ठीक है। क्लियर होगी ये बात है। और जब ये गैमीट्स यूनाइट करती हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, तो जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनता है वो भी, जो जीन्स उसकी होती हैं वो भी पेयर की फॉर्म में ही होती हैं, ठीक है। दोनों एक एक लेंगे यहाँ से, और जब दोबारा नेक्स्ट जनरेशन आती है तो उनके पास जो है वो भी इन द फॉर्म ऑफ पेयर ही होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। ये इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपने एज इट इज़ याद करनी है। अब ये जो हमने अपना पहला ट्रेड पढ़ा, कौन सा वाला, सीड शेप वाला, जो है मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। ये आपने एज इट इज़ याद करके आना है, कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल क्रॉस है। राउंड सीड्स को रिंकल सॉ से किया तो हमारे पास आर आर आ गया। जब इनको सेल्फ फर्टिलाइज किया तो आपके पास 3:1 आ गई। तीन राउंड प्लांट्स आएंगे, राउंड सीड वाले, और एक जो है रिंकल वाला आएगा। ये जो 3:1 है ये इसकी फिनोटाइप है, ये फिजिकल अपीयरेंस नज़र आपको आ रही होती है, लेकिन जब इसका जेनेटिक मेकअप आप देखते हो तो आपके पास 3 तरह की चीज़ें बनती हैं। एक कैपिटल आर वाली, एक इस तरह की चीज़ बनती है, और एक ये वाली बनेगी। ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, जबकि ये रिसेसिव है, और इसका रेशो जो है वो क्या है, 3:1 है, और परसेंटेज क्या है, 75% एंड 25%। आपने बेटे इसको अच्छी तरह से कंप्लीट करना है। कोई इसमें प्रॉब्लम होती है, कोई मुश्किल होती है तो आपने मेरे से क्वेश्चन करना। नेक्स्ट टॉपिक की नेक्स्ट लेक्चर जो है उसकी नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।